छींटदार फीते का रहस्य। अपने उन 70 खास मामलों के नोट्स पर एक नज़र दौड़ाते वक्त, जिनमें अपने मित्र शेरलॉक होम्स के पिछले 8 सालों के काम करने के तरीकों का मैंने अध्ययन किया और पाया कि उनमें से बहुत से दुखद, कुछ मज़ेदार और अधिकतर तो आश्चर्यजनक थे। वे सब कोई मामूली मामले नहीं थे। उन्होंने इन्हें धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने काम से प्यार की वजह से किया था। वह उन जांच पड़तालों से स्वयं को अलग कर लेता था जो असामान्य और आश्चर्यजनक नहीं होती थीं। मुझे याद नहीं कि इस तरह के कई केसों में स्टॉक मोरान में रॉयलैट्स के उस जाने माने परिवार के साथ घटी घटना की तुलना में किसी और ने अधिक असाधारण घटना सुलझाई हो। यह घटना होम्स के साथ मेरे जुड़ने के शुरुआती दिनों में घटी थी। उन दिनों हम अविवाहित थे और बेकर स्ट्रीट के एक ही कमरे में साथ साथ रहा करते थे। उस समय इस मामले की गोपनीयता का एक वादा किया गया था। पिछले महीने उस महिला, जिससे वह वादा किया गया था, कि असामयिक मौत ने मुझे इससे मुक्त कर दिया। अब इस सच्चाई को रोशनी में आना चाहिए, क्योंकि डॉग ग्रिम्सबाय रॉयलैट की मौत के बारे में अफवाहें फैली हुई हैं, जिन्होंने इस मामले को वास्तविकता से कहीं अधिक भयावह बना दिया है। यह अप्रैल 1883 की शुरुआत थी और मैंने एक सुबह शेरलॉक होम्स को कपड़े पहने हुए पूरी तरह से तैयार अपने बिस्तर के बगल में खड़े देखा। नियमतः वह देर से उठने वाला व्यक्ति है और घड़ी में उस समय सिर्फ 7:15 ही बजे थे। मैंने उसकी तरफ आंखें झपकाते हुए आश्चर्य से देखा, जिसमें थोड़ी सी चिढ़ भी थी, क्योंकि मैं अपनी आदतों के मामले में काफी नियमित हुआ करता था। होम्स ने कहा, मुझे माफ करना वॉटसन, मैंने तुम्हें जगा दिया, पर बात बिल्कुल साधारण सी है कि आज सुबह मिसेस हडसन ने दरवाजा खटखटाया और मुझे जगा दिया, और मैंने तुम्हें। तब ऐसी क्या बात है? आग लगी है क्या? नहीं, ऐसा लगता है कि एक युवती बदहवास हालत में आई है और मुझसे मिलना चाहती है। अभी भी वह बैठक कक्ष में मेरा इंतजार कर रही है। महानगरों में इतनी सुबह जब जवान औरतें घूमती फिरती हैं और नींद में पड़े लोगों को उनके बिस्तरों से उठाती हैं, तब मेरा मानना है कि कोई बहुत ही खास बात होगी जिसे वह बताना चाहती है। क्या इससे यह लगता है कि यह एक दिलचस्प केस होगा? मुझे यकीन है कि तुम इसमें शुरू से ही रहना चाहोगे। मेरे विचार से किसी भी कीमत पर मुझे तुमसे इसके लिए कहना चाहिए और तुम्हें मौका देना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, मैं किसी भी कीमत पर इसे खोना नहीं चाहूंगा। होम्स की पेशेवर छानबीनों का अनुसरण एवं उसके अपने अंतर्ज्ञान की तीव्रता से इनके समाधान की प्रशंसा से बढ़कर मेरे लिए और कोई प्रसन्नता नहीं थी। उसे जो भी केस दिए गए, उसने उन्हें तार्किक आधार पर सुलझाया था। मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने और बैठक कक्ष में अपने मित्र का साथ देने के लिए कुछ ही मिनटों में तैयार हो गया। वहां एक पर्दानशीन महिला काले कपड़ों में खिड़की के पास बैठी थी। जैसे ही हम कमरे में घुसे, वह खड़ी हो गई। होम्स ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, गुड मॉर्निंग मैडम, मेरा नाम शेरलॉक होम्स है। ये हैं डॉ वॉटसन, मेरे खास दोस्त और सहयोगी। इनके सामने आप बेझिझक अपनी बात कह सकती हैं। वाह, मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि मिसेस हडसन ने अंगीठी जलाने की समझदारी दिखा दी है। इस अंगीठी को आप अपने पास रख लीजिए और मैं एक कप गर्म कॉफी ऑर्डर करता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप ठंड से कांप रही हैं। उस महिला ने अपनी जगह बदलते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं ठंड की वजह से नहीं कांप रही हूँ। तब क्या है? यह डर है मी होम्स, डर। इतना कहकर उस महिला ने अपना नकाब ऊपर उठा दिया। अब हम देख सकते थे कि वह महिला वाकई बड़ी दयनीय स्थिति में थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी बेचैन डरी हुई आंखें शिकार के लिए पीछा किए जाने वाले जानवर की आंखों की तरह लग रही थीं। उसके चेहरे और शरीर से पता चलता था कि वह लगभग 30 वर्ष की होगी, लेकिन उसके बाल असमय ही पक गए थे। उसकी आंखें थकी हुई, मरियल सी थीं। होम्स ने उस पर अपनी तेज और अनुभवी नजर डाली। होम्स ने आगे की ओर झुकते हुए सांत्वना भरे शब्दों में उसके हाथों को थपथपाते हुए कहा, डरिए मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे लगता है आप आज सुबह ही ट्रेन से आई हैं। तो क्या आप मुझे जानते हैं? नहीं, मैंने आपकी दस्ताने वाली बाई हथेली में वापसी का टिकट देखा है। आप सुबह जल्दी ही चल पड़ी होंगी और स्टेशन पहुंचने के लिए आपने कच्चे रास्ते पर घोड़ा गाड़ी से भी यात्रा की होगी। महिला जोर से चिहुकी और मेरे सहयोगी की ओर अचरज से देखने लगी। वह मुस्कराते हुए बोला, इसमें कोई रहस्य नहीं है मैडम। आपके जैकेट की बाई बांह पर कम से कम 7 जगह कीचड़ के धब्बे लगे हैं। ये धब्बे बिल्कुल ताज़ा हैं। घोड़ा गाड़ी के अलावा और कोई सवारी इस तरह से कीचड़ नहीं उछालती है। और फिर आप तो चालक के बाईं ओर बैठी होंगी। वह बोली, आपका जरिया चाहे जो भी हो, पर आप बिल्कुल सही हैं। मैं घर से सुबह 6 बजे से पहले ही चली और 20 मिनट में लेदरहेड पहुंची। फिर वाटरलू के लिए पहली ट्रेन पकड़कर मैं यहाँ आ गई। सर, मैं अब इस तनाव को और नहीं झेल सकती हूँ। अगर ये ऐसे ही बना रहा तो मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है
उस अकेले आदमी को छोड़कर जो यह कर सकता है। मैं आपके बारे में सुन चुकी हूँ मी होम्स। मुझे आपके बारे में मिसेस फैरेंटोश ने बताया है, जिनकी सहायता आपने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में की थी। उन्हीं से मुझे आपका पता मिला है। सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप मेरी सहायता कर सकते हैं और जिस घने अंधेरे ने मुझे घेर रखा है उस पर थोड़ी रोशनी तो डाल ही सकते हैं? इस समय आपकी सेवाओं के लिए पुरस्कार देने की मेरी क्षमता नहीं है, पर 6 हफ्तों या 1 महीने में मेरी शादी हो जाएगी। तब अपनी खुद की आमदनी पर मेरे नियंत्रण के बाद आप मुझे एहसान फरामोश नहीं पाएंगे। होम्स ने अपनी दराज खोली और उसमें से केस वाली एक छोटी सी नोटबुक निकाली, जिसे वह संदर्भ देखने के लिए अपने पास रखते थे। वे बोले, फैरेंटोश, ओ हाँ, मुझे वह केस याद आ गया जिसका संबंध उस दूधिया मुकुट से था। मेरे ख्याल से वॉटसन, यह तुम्हारा मेरे साथ आने के पहले का केस था। मैडम, मैं इस मामले में आपसे सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जिस तरह से मैंने आपकी दोस्त के लिए काम किया था, उसी तरह से आपका भी काम करने में मुझे खुशी होगी। और जहाँ तक इनाम का सवाल है, मेरा पेशा अपने आप में ही इनाम है। लेकिन जब भी आपका समय अनुकूल हो, आप मेरा भुगतान कर सकती हैं। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, कृपया सिलसिलेवार ढंग से हर बात बता दें, ताकि मैं इस मसले पर अपनी राय कायम कर सकूं। हमारी आगंतुक ने जवाब दिया, ओह, मेरे डर की स्थिति की वास्तविकता यह है कि मेरा डर बहुत ही अस्पष्ट सा है और मेरे संदेह बहुत ही छोटे छोटे बिंदुओं पर ही निर्भर हैं, जो कि दूसरों को बहुत ही महत्वहीन लग सकते हैं। यहाँ तक कि जिससे मुझे सहायता पाने का अधिकार है, वह भी मुझे एक घबराई हुई औरत के रूप में ही परामर्श देता है, परंतु वह इस तरह की बात नहीं कहता है। यह सब कुछ मैं आपके सांत्वना भरे शब्दों और आपकी आंखों में पढ़ सकती हूँ। मैंने सुना है मी होम्स कि आप आदमी के दिल की कई परतों के भीतर गहराई से छुपी हुई दुष्टता को भी देख लेते हैं। आप मुझे बताएं कि इन खतरों से घिरे रहते हुए मैं इनके बीच कैसे रहूं? मैडम, मैं आपकी बातों पर पूरा ध्यान दे रहा हूं। मेरा नाम हेलन स्टोनर है और मैं अपने सौतेले पिता के साथ रहती हूं, जो इंग्लैंड की पुरानी सैक्सन फैमिली सरी की पश्चिमी सीमा पर स्टैक मोरान के रायलैट्स के बचे हुए अंतिम व्यक्ति हैं। होम्स ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इस नाम से परिचित हूं। किसी समय यह परिवार इंग्लैंड के धनिकों में से एक था और इसकी जागीर की सीमाएं उत्तर में बर्कशायर तथा पश्चिम में हैम्पशायर तक फैली हुई थीं। पिछली शताब्दी में एक के बाद एक इसके वारिस लंपट और फिजूल खर्ची की आदतों वाले थे। रीजेंसी के दिनों में यह परिवार एक जुआरी के हाथों पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। कुछ एकड़ जमीन और 200 साल पुराना वह घर, जो कि अब गिरवी पड़ा है, के सिवाय कुछ भी नहीं बचा। इसके अंतिम जागीरदार ने अपनी जिंदगी की गाड़ी एक अभिजात वर्गीय भिखारी के रूप में दयनीय तरीके से खींची, पर उसके एकमात्र बेटे यानी मेरे सौतेले पिता ने देखा कि इन्हें नए तरीके का जीवन अपनाना चाहिए। उन्होंने अपने एक संबंधी से धन उधार लिया, जिससे वे डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर सके। इसके बाद मेरे पिता कलकत्ता चले आए, जहां अपनी काबिलियत और अच्छे चरित्र से उन्होंने एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस जमा ली। एक दिन घर में हुई किसी लूट के कारण उन्होंने गुस्से में अपने पड़ोस में रहने वाले खानसामे को इतना मारा कि वह मर ही गया। फांसी की सजा से वे बाल बाल बचे। इसकी वजह से उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। फिर वे चिड़चिड़े और हताश व्यक्ति के रूप में इंग्लैंड वापस आ गए। जब डॉ रायलैट भारत में थे तो वहीं उन्होंने मेरी माँ से विवाह किया, जो कि बंगाल फौज के मेजर जनरल स्टोनर की एक खूबसूरत विधवा थीं। मेरी बहन जूलिया और मैं जुड़वां थीं और मेरी माँ की दोबारा शादी के समय हमारी उम्र केवल 2 साल की ही थी। मेरी माँ के पास 1000 पाउंड सालाना आता था और यह पूरा का पूरा ही उसने डॉ रायलैट को वसीयत कर दिया था। हालांकि हम उनके साथ इसी शर्तनामे के साथ रहते थे कि हमारी शादी होने पर हम में से हर एक को सालाना कुछ धन दिया जाएगा। इंग्लैंड वापस लौटने के कुछ ही समय के बाद मेरी माँ की मौत हो गई। वे 8 साल पहले क्रीव के पास एक रेल दुर्घटना में मारी गई। इसके बाद डॉक्टर रायलैट ने लंदन में अपनी प्रैक्टिस जमाने की कोशिश छोड़ दी और हमें साथ लेकर स्टैक मोरान के अपने खानदानी मकान में रहने चले आए। मेरी माँ ने जो पैसा हमारे लिए रख छोड़ा था, वह हमारी जरूरतों के लिहाज से काफी था और हमारी खुशियों में बाधाएं आएंगी, ऐसा भी नहीं मालूम पड़ता था। परंतु इस साल हमारे सौतेले पिता के स्वभाव में एक भयानक परिवर्तन आ गया। अपने पड़ोसियों से मिलने जुलने और नए मित्र बनाने के बजाय, जो कि उन्हें वहां देखकर बहुत खुश हुए थे कि स्टैक मोरान के रायलैट वापस अपने घर आ गए हैं, उन्होंने अपने आप को अपने घर में ही बंद कर लिया और कभी कभी ही बाहर निकलते थे, वह भी तब जब कोई उनके रास्ते से गुजरता था और उससे झगड़ा करने। गुस्से में हिंसा की सनक तक पहुंचना उस परिवार के लोगों की एक आनुवंशिक आदत रही है। मेरे सौतेले पिता के मामले में मेरा मानना है कि इसकी तीव्रता का कारण एक लंबे समय तक गर्म मुल्क में रहना भी रहा है। उनके ऐसे असभ्य झगड़ों की एक लंबी श्रृंखला सी बन चुकी थी, जिसमें 2 तो पुलिस थाने में जाकर खत्म हुए
और फिर वे उस गांव के लिए खतरा बन चुके थे। लोग बाग उनसे डरकर भागने लगे थे, क्योंकि उनमें काफी शारीरिक बल था और गुस्से में वे बेकाबू हो जाते थे। अभी पिछले ही हफ्ते उन्होंने वहीं के एक लोहार को चहारदीवारी से नीचे नदी में फेंक दिया था। फिर जो पैसा मैंने साथ मिलकर इकट्ठा किया था, उसे देकर हमने इस दूसरी मुसीबत से अपना बचाव किया। कुछ घुमंतू बंजारों को छोड़कर कोई भी उनका मित्र नहीं था। उन्होंने झाड़ झंखाड़ से भरी अपनी जमीन, जिससे हमारी खानदानी जागीर का भी पता चलता था, इन बंजारों को डेरा डालने के लिए दे रखी थी। शेरलॉक होम्स की कहानियां आप यह पुस्तक लिसनर्स बुक क्लब यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं।